नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और इंडिया न्यूज आपके लिए लेके आया है दुनिया का सबसे तेज रफ्तार बुलेटिन यानी कि न्यूज 222, जिसमें आप दिखेंगे 22 मिनट में 222 खबरें। जी हां, बस सिर्फ 22 मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। पूरी दुनिया की एक एक खबर हम आपको देंगे। बिहार में आज विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार के जिन 10 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं उनमें हाजीपुर, छपरा, मोहिउद्दीननगर, परबत्ता और जाले शामिल है। इसके अलावा मोहनिया, बांका, भागलपुर, नरकटियागंज और राजनगर में भी वोट डाले जा रहे हैं। बिहार के 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में वोटरों की कुल संख्या 26,42,407 है। कुल 94 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इनमें सर्वाधिक 15 उम्मीदवार हाजीपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा की 10 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए 2,422 बूथों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में हो रहे उपचुनाव को लेकर नीतीश लालू ने 20 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाते हुए दोस्ती का हाथ थाम लिया है। नीतीश लालू कांग्रेस के चुनाव को लेकर महागठबंधन बनाया है, जिसमें जेडीयू और आरजेडी 4-4 सीटों पर, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। पंजाब के विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। पाटियाला और तालबंडी सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक में भी विधानसभा के 3 सीटों के लिए आज उपचुनाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड और महाराष्ट्र दौरे पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले आज झारखंड के रांची पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी का यह पहला झारखंड दौरा। रांची में प्रधानमंत्री आज झारखंड को कई सौगात दे सकते हैं। सबसे पहले वो 2400 मेगावाट के मेगा पावर ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा आईटी पार्क, पारादीप जसीडीह पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रोजेक्ट और आईटी ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए रांची की सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई है। करीब 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को लगाया जाएगा। रांची के बाद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचेंगे, जहां वो एनटीपीसी के सुपर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके अलावा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना, पारदी ग्रेड सेपरेटर और नेशनल हाईवे 6 पर फ्लाईओवर की आधारशिला भी रखेंगे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भी शामिल होंगे। सूत्रों से खबर है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में पीएम मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। हालांकि इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम के कार्यक्रम में सीएम सोरेन नहीं होंगे। दरअसल झारखंड में सत्ताधारी पार्टी जेएमएम ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि रांची में सीएम सोरेन के साथ हुड्डा जैसी हुटिंग नहीं होनी चाहिए। तो वहीं सोरेन ने चिट्ठी लिखी है कि ये पावर ग्रिड का उद्घाटन है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये शर्त रखी है कि मंच पर बीजेपी का झंडा नहीं लगना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाणा के कैथल में पीएम मोदी के साथ मंच पर बैठे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जमकर हुटिंग हुई थी। इस हुटिंग से नाराज कांग्रेस ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा था कि वो किसी कार्यक्रम में पीएम के साथ मंच पर न बैठें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पहले ही कह चुके हैं कि वो महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान मंच साझा नहीं करेंगे। असम के गोलाघाट में बवाल के बाद आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू गुवाहाटी जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों से एक साथ मिलेंगे और समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। गुवाहाटी की सड़कों पर आज सुबह 5 बजे से गोलाघाट में बवाल के बाद आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू गुवाहाटी जाएंगे और हालात का जायजा लेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आज असम और नागालैंड के मुख्यमंत्रियों से एक साथ मिलेंगे और समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। गुवाहाटी की सड़कों पर आज सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक सिटी बसें नहीं चलेंगी। गोलाघाट में हुई फायरिंग के विरोध में सिटी बस एसोसिएशन ने फैसला किया है। गोलाघाट के एसपी के मुताबिक आज गोलाघाट में आर्मी फ्लैग मार्च भी करेगी। इससे पहले कल पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फिर से फायरिंग की। ताजा हिंसा में 2 आदिवासियों और 1 पुलिस वाले की जान चली गई और कई जख्मी हो गए। गोलाघाट में ताजा हिंसा के बाद शहरी इलाके और रोंगाजन में कर्फ्यू लगा दिया गया। असम के गोलाघाट में 12 अगस्त को नागा उपद्रवियों ने हमला कर असम के 9 लोगों की हत्या कर दी थी। इस बीच गृह मंत्रालय की ओर से असम नागालैंड बॉर्डर पर हिंसा को लेकर पीएमओ को रिपोर्ट सौंप दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से सूबे के हालात पर चर्चा भी करेंगे। यूपी में बाढ़ की वजह से हालात और बदतर होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों में आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ की वजह से हुए हादसों में 19 और लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में बलरामपुर में 6, सीतापुर में 4, बहराइच में 3, बाराबंकी और बलिया में 2-2 और गोंडा व लखीमपुर खीरी में 1-1 व्यक्ति की मौत हुई है।
यूपी के 13 जिलों के 1037 गांवों में बाढ़ ने कहर बरपाया है, जिससे 8,60,745 लोग प्रभावित हुए हैं। बहराइच में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तांडव मचाया। यहां 227 गांवों की 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से मुसीबत में हैं। सिर्फ बहराइच में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के घर वालों को 1.5 लाख रुपए की सहायता दी गई है। बाराबंकी में घाघरा नदी खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तटीय इलाकों में बसे सैकड़ों गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। कई जिलों में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की तरफ से मदद नाकाफी साबित हो रही है। लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। घाघरा का कहर बस्ती जिले में भी जारी है। सैकड़ों गांव घाघरा के पानी में डूब चुके हैं। यूपी के बस्ती में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। 141 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सिद्धार्थनगर जिला भी बाढ़ की चपेट में है। जिले की 8 नदियां और सभी नाले उफान पर हैं। फैजाबाद में सरजू नदी खतरे के निशान से 87 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिले की 3 तहसीलों के 37 गांव पूरी तरह बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। यूपी के आजमगढ़ में करीब 400 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। 40 किलोमीटर का इलाका सरयू के पानी की चपेट में है। बिहार में बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या 16 तक पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा जिले में 2 लोगों के मरने की खबर है। नालंदा जिले के 15 ब्लॉक के 187 गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। इन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गया है। बिहार के सहरसा जिले में कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। न रास्ते बचे हैं और न ही सड़कें। बिहार के दरभंगा में कोसी के साथ कमला बलान नदी भी तबाही मचा रही है। दर्जनों गांव बाढ़ में डूब गए हैं। बकाया गन्ना भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक यूपी के सभी जिलों में 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे का जाम रहेगा। हालांकि जाम के दौरान एम्बुलेंस और मीडिया की गाड़ियों को चक्का जाम से अलग रखा गया है। ई रिक्शा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने ई रिक्शा चलाने पर 31 अगस्त तक रोक लगा रखी है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने रिक्शा चालकों को लाइसेंस देने के लिए 13 सेंटर बनाए जाने की बात कही। सरकार का कहना है कि टेम्पररी परमिशन कार्ड ई रिक्शा में चिपकाया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि रिक्शा को चलाने का परमिशन मिला हुआ है या नहीं। वहीं ई रिक्शा एसोसिएशन का कहना है कि इंश्योरेंस फंड के लिए 10 लाख रुपए फंड जमा कर रहा है, ताकि हादसे के बाद हादसे के शिकार को मुआवजा दिया जा सके। सिंडिकेट बैंक घूसकांड के आरोपी और प्रकाश इंडस्ट्रीज के मालिक प्रकाश अग्रवाल और विपुल अग्रवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली की अदालत में सुनवाई होनी है। तो वहीं मुंबई की एक अदालत में अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस में भी आज सुनवाई होनी है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीएमके नेता ए राजा और करीमोजी को जमानत मिल गई। दिल्ली के पाटियाला हाउस पर सीबीआई कोर्ट ने राजा और करीमोजी समेत सभी 9 आरोपियों को जमानत दे दी। इन सभी आरोपियों पर अपने पहचान की कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। 24 अगस्त को होने वाली सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपीएससी और सीसेट मामले में दखल देने से भी मना कर दिया। हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में मांग की गई थी कि सीसेट के पेपर 2 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 22.5 नंबर भी जोड़े जाए। पिछले दिनों ही केंद्र सरकार ने सीसेट के खिलाफ प्रदर्शन के चलते सिविल की परीक्षा से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा हटाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन पर बनी एसआईटी को जांच तेज करते हुए 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। यूपी के बदायूं कांड में बड़ा ट्विस्ट सामने आया। हैदराबाद लैब की जांच रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। हैदराबाद की सीडीएफडी यानी सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स की रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद की फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब जांच की सुई लड़कियों के परिवार की तरफ घूम गई है। इससे एक दिन पहले आई डीएनए रिपोर्ट में भी आरोपियों के डीएनए दोनों लड़कियों के कपड़ों से मैच नहीं किए थे। रिपोर्ट सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने भी सीबीआई जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के मुताबिक जब आरोपी खुद रेप की बात कबूल कर चुका है तो फिर रिपोर्ट अलग क्यों है। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपियों के टेस्ट बदायूं में हुए, जबकि उनके टेस्ट दिल्ली में कराए गए हैं। उनका सीबीआई से सवाल है कि सीबीआई ने ऐसा किसके दबाव में आकर किया। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि रिपोर्ट से साफ हो गया है कि रेप केस नहीं है। उन्होंने कहा कि बदायूं जाने वाले नेता यूपी की जनता से माफी मांगे। आपको बता दें कि मायावती, राहुल गांधी और रामविलास पासवान वारदात के बाद बदायूं गए थे। रामगोपाल यादव ने कहा कि इन नेताओं ने यूपी को बदनाम करने की साजिश रची। रामगोपाल यादव के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी हर पीड़ित मिलने से जाते हैं, वो इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है।
दिल्ली के कल्याणपुरी में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। महिला के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। महिला के परिवार के मुताबिक उसका अपने पति से झगड़ा रहता था। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। नोएडा के सेक्टर 71 में ससुराल वालों पर दहेज के लिए एक महिला को करंट लगाकर मारने का मामला सामने आया। महिला के परिवार ने शव को सेक्टर 71 पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया और जाम लगा दिया। पीड़ित परिवार ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। महिला के परिवार की मांग पर पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में रहने वाली एक 12वीं की छात्रा ने मनचलों की वजह से स्कूल जाना छोड़ दिया है। लड़की के मुताबिक उससे कुछ लड़के हर दिन स्कूल जाते और स्कूल से आते समय परेशान करते हैं, साथ ही एसिड से हमले की धमकी भी देते हैं। लड़की ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। लड़की के मुताबिक उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। यूपी के बागपत में पुलिस के एक जवान ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक और रिश्तेदार गोली लगने से घायल हो गया। मामूली सी कहासुनी पर सिपाही ने चाचा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि सिपाही बहराइच में तैनात था, लेकिन आजकल वो छुट्टी लेकर घर आया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही वारदात की जांच भी शुरू कर दी है। लखनऊ में मेरठ के ज्वेलर्स से हुई लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अभी 2 लुटेरों की तलाश है। बताया जा रहा है कि 4 लुटेरों ने साल 2013 में ज्वेलर्स से करीब 1.5 किलो सोना लूट लिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से करीब 600 ग्राम सोना बरामद कर लिया है। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बदमाशों ने एक लैब टेक्नीशियन को चाकू मारकर 30,000 रुपए और सोने की चेन लूट ली। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, साथ ही लुटेरों की भी तलाश शुरू कर दी है। फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम करने वाली एक महिला को मुंबई पुलिस मुजफ्फरनगर लेकर पहुंची। महिला पर गहने चोरी करके मुजफ्फरनगर में भेजने का आरोप है। बताया जा रहा है कि जिस घर में लड़की पेइंग गेस्ट थी, उसी घर में इसने गहने चुरा लिए। यूपी के मेरठ में रोड रेज का मामला सामने आया। बेटी के साथ बाइक पर जा रहे एक शख्स को कार सवार 4 लोगों ने बुरी तरह से पीटा। कार पर बाइक चालक की टक्कर लगने के बाद युवकों ने वारदात को अंजाम दिया, लेकिन हैरानी की वाली बात यह थी कि पास खड़ा होमगार्ड भी बाइक सवार को बचाने नहीं आया। आखिरकार बेटी ने ही हिम्मत दिखाकर कार सवार युवकों से अपने पिता को बचाया। पुलिस आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लगने के 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। गनीमत की बात यह रही कि आग से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। अब तक आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, साथ ही नुकसान का भी आकलन नहीं हो पाया है। यूपी के मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन में आग लगने से हड़कंप मच गया। रिजर्वेशन काउंटर के पास बने यूटीएस सर्वर में आग लगी थी। फायर ब्रिगेड ने तुरंत आग पर काबू पा लिया, लेकिन करीब 4 घंटे तक आरक्षण सेवा ठप रही, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत हुई। एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व से गायब बाघ को रेस्क्यू टीम ने ढूंढ निकाला है। सीधी जिले में घूम रहा था बाघ। बाघ के गले में लगे ट्रांसमीटर से बाघ की लोकेशन का पता चला। रेस्क्यू टीम ने बाघ को ट्रैंक्यूलाइजर करके पकड़ा। बाघ के गले में गहरा घाव हो गया था। जबलपुर वेटनरी विश्वविद्यालय की टीम ने बाघ का उपचार किया। पिछले 14 सालों से भूख हड़ताल कर रही इरोम शर्मिला को जेल से रिहा कर दिया गया है। हालांकि उनकी भूख हड़ताल जारी है। जेल से बाहर आकर इरोम ने कहा कि वो बेहद कड़े कानून अप्सा के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में अप्सा कानून के तहत सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। इस कानून के तहत सुरक्षा बल के लोग शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर गोली चला सकते हैं। रिश्वत लेकर फिल्मों को मंजूरी देने के आरोप में गिरफ्तार सेंसर बोर्ड के सीईओ राकेश कुमार के मामले में कई नए खुलासे हुए हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान सीईओ राकेश कुमार की करोड़ों की संपत्ति के बारे में पता चला है। पुलिस ने राकेश कुमार के पास से 33 महंगी गाड़ियां बरामद की हैं। साथ ही उनके पास से 1.25 लाख रुपए के गहने भी मिले हैं। सीबीआई का कहना है कि उसे राकेश कुमार के 4 बैंक खातों की भी जानकारी मिली है, जिनकी जांच चल रही है। फिल्मों को प्रमाण पत्र देने के लिए सीईओ राकेश कुमार ने बाकायदा रेट कार्ड बना रखा था। खबरों के मुताबिक 3 दिन में फिल्म पास करने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए, 7 से 8 दिन में स्क्रीनिंग की कीमत 25 से 50,000 रुपए थी। छोटे बजट की फिल्मों को पास करने के लिए 15 से 20,000 वसूले जाते थे। साथ ही आइटम सॉन्ग्स और एड फिल्मों के लिए अलग रेट्स थे। सीबीआई को इस मामले में 3 और एजेंटों की तलाश है, जो फिलहाल फरार है। सूत्रों के मुताबिक हाल में रिलीज हुई बड़े बैनर के साथ फिल्मों के लिए इन लोगों ने 30 लाख से ज्यादा रकम वसूली थी। फिल्म निर्माता और निर्देशक महेश भट्ट ने कहा कि सेंसर बोर्ड को पैसे देना तमाम फिल्म निर्माताओं की मजबूरी है। महेश भट्ट ने यह भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री के सभी निर्माताओं को सेंसर बोर्ड में चल रही इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होना चाहिए।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज वाराणसी से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। अमित शाह 2 दिनों तक हैदराबाद में रहेंगे और तेलंगाना में बीजेपी के ग्राम प्रमुख से बात करेंगे। वाराणसी दौरे पर पहुंचे अमित शाह कल रात 8 बजे काशी विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे, बाबा के दर्शन किए और रुद्राभिषेक में भी शामिल हुए। अमित शाह जब मंदिर पहुंचे तब सप्तऋषि आरती चल रही थी। आरती के बाद शाह ने अभिषेक किया। हालांकि अमित शाह का काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का कार्यक्रम आज का था, लेकिन इसमें परिवर्तन करते हुए अमित शाह कल ही बाबा के दरबार पहुंच गए। इससे पहले कल वाराणसी में मिनी पीएमओ के उद्घाटन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की हुई। मिनी पीएमओ के उद्घाटन की कवरेज के लिए पहुंचे मीडिया कर्मी और फोटोग्राफर्स के साथ धक्का मुक्की हुई। सुरक्षा कर्मी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। मिनी पीएमओ का उद्घाटन करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की कार के आगे परमहंस बाबा अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। अपनी मांगों को लेकर परमहंस बाबा अमित शाह से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। मिनी पीएमओ के उद्घाटन समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक रहे वीरभद्र निषाद को भी कार्यक्रम में जाने नहीं दिया गया। बुजुर्ग वीरभद्र निषाद इधर से उधर भटकते रहे, लेकिन वो इस कार्यक्रम में आखिर तक शामिल नहीं हो पाए। दरअसल रोहनिया में उपचुनाव है, जिसके चलते आचार संहिता लगी हुई है। फिर भी मिनी पीएमओ के उद्घाटन के दौरान नेताजी लाल बत्ती गाड़ी में पहुंचे। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसंपर्क कार्यालय यानी मिनी पीएमओ का उद्घाटन और पूजन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने कहा कि ये कार्यालय वाराणसी की जनता और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सेतु का काम करेगा। मिनी पीएमओ कहे जा रहे इस जनसंपर्क कार्यालय में वाराणसी के लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। ये शिकायत संबंधित अफसरों तक और जरूरत पड़ने पर दिल्ली में पीएमओ तक भी भेजी जाएगी। साथ ही 2 IAS अफसर इस दफ्तर से जुड़े रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मसलन गंगा सफाई और काशी को संवारने जैसे काम पर मोदी का जनसंपर्क कार्यालय खास नजर रखेगा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, हम मोदी को समंदर तक पहुंचा सकते हैं। मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिल्ली में महिला कांग्रेस के संकल्प सम्मेलन में दिया। मणिशंकर ने कहा कि अगर हमने पार्टी के साथ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ लिया तो मोदी को पहले दिल्ली से गांधीनगर और फिर वहां से समंदर तक पहुंचा देंगे। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मणिशंकर के ऐसे बयान के चलते ही कांग्रेस समंदर में तैर रही है। मणिशंकर अय्यर से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बोल चुके हैं। अय्यर ने कहा था कि नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हाँ, अगर वो चाय बेचना चाहते हैं तो हम उसका इंतजाम करवा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि नकली सपने दिखाकर वो सत्ता तक पहुंच गए। सोनिया ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार की योजनाएं अच्छी थी, जिसे लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही है। दिल्ली में महिला कांग्रेस के संकल्प सम्मेलन में सोनिया ने कहा कि संघर्ष का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन मेहनत से कांग्रेस फिर शिखर पर आएगी। राजीव गांधी की जयंती के मौके पर इस सम्मेलन में सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण की वकालत की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम में सोनिया ने कहा कि आरक्षण से ही महिलाओं का विकास होगा। राहुल गांधी ने महिला उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। कहा, लोग महिलाओं को मां बहन भी कहते हैं और उन्हें बसों में छेड़ते भी हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। बात करते हैं यूपी की। यूपी के शाहजहांपुर में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। लड़की के घर वालों पर अपनी बेटी और बेटी के प्रेमी की हत्या करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने लड़की और लड़के का गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने लड़की की गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य फरार हैं। यूपी के गाजीपुर में कलयुगी बाप की घिनौनी करतूत सामने आई। इस पिता ने अपनी बेटी को भूखा रखा, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी की दूसरी बेटी भी भूखी रहने की वजह से बीमार हो गई है। बच्चियों की मां ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। यूपी के मथुरा में एक युवक ने यमुना नदी में छलांग लगा दी। परिवार के मुताबिक पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पुलिस तुरंत घटनास्थल पर नहीं पहुंची। नाराज परिवार वालों ने बैराज गोकुल मार्ग को जाम कर दिया और हंगामा किया। यूपी के फिरोजाबाद में गुलाबी गैंग की महिलाओं ने हंगामा किया। ये महिलाएं एक महिला को घर से निकालने का विरोध कर रही थी। गुलाबी गैंग ने ससुराल वालों पर महिला को वापस घर में रखने का दबाव बनाया। दरअसल ससुराल वालों पर दहेज के लिए महिला को घर से बाहर निकालने का आरोप है। यूपी के शामली में एक स्कूल से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। सरकारी स्कूल में मासूम छात्रा से मिड डे मील बनवाया जा रहा है और झाड़ू लगवाया जा रहा है। हालांकि स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने अपनी गलती मानी और कहा, फिर ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। ग्रेटर नोएडा में हो रही वारदातों से नाराज गांव वालों ने कई घंटे तक जाम लगाया। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ बदमाशों ने उनके पालतू जानवरों को चुराने की कोशिश की। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया और जाम खुलवाया।
इलाहाबाद में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और डीएम का घेराव किया। छात्रों की मकान मालिकों के खिलाफ नाराजगी है। छात्रों के मुताबिक मनमाना किराया वसूलते हैं, साथ ही उनका रवैया भी बेहद खराब होता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले महीने की 17 तारीख को चुनाव होने की संभावना है। 18 साल पहले लापता हुए सैनिक गया प्रसाद का शव मैनपुरी में उनके पैतृक गांव पहुंचा। 18 साल पहले सियाचिन के ग्लेशियर में दब गए थे प्रसाद, लेकिन शव न मिलने की वजह से सेना ने उन्हें शहीद मान लिया था। गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस बीमारी का कहर जारी है। बीमारी से पिछले 72 घंटे में करीब 13 बच्चों की मौत हो गई। साथ ही पिछले 72 घंटे में शहर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस के 55 नए मरीज भर्ती किए गए हैं। कानपुर आईआईटी के इंजीनियरों ने मानव रहित एयरक्राफ्ट का सफल परीक्षण किया। 20 किलो वजन का यह एयरक्राफ्ट सीमा पर चौकसी, नक्सलियों से निपटने, दंगा फसाद होने पर वहां की वीडियोग्राफी करने समेत कई कमाल के काम कर सकता है। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। वो जहरीली चिट्ठी भेजकर वीवीआईपी लोगों को मारना चाहता है। आतंकी मैग्नीशियम सल्फेट और एसीटोन की मदद से सिंथेसाइज रिसीन यानी बहुत ही खतरनाक जहर तैयार कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक सिंथेसाइज रिसिन की छोटी मात्रा भी जान ले सकती है।